नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी मुद्दे की तह में जा रहे हैं जो अक्सर आप कह सकते हैं व्यक्तिगत भावनाओं और कानूनी सिद्धांतों के बीच एक तनाव पैदा करता है। हाँ, बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं डीएनए परीक्षण की, पितृत्व के निर्धारण की और निजता के अधिकार की। हमारे पास इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट की एक हालिया टिप्पणी से जुड़े कुछ अंश हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। आज हमारी पड़ताल का मकसद ये समझना है कि शीर्ष अदालत मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ व्यभिचार यानी अडल्टरी के आरोप के आधार पर डीएनए टेस्ट करवाने की मांग पर क्या रुख अपनाया है। हाँ, और इस रुख के पीछे कानूनी तर्क और सिद्धांत क्या हैं? चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अदालत की सबसे सीधी और महत्वपूर्ण टिप्पणी से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, बिल्कुल क्लियरली, कि सिर्फ इसलिए कि किसी पर व्यभिचार का आरोप लगाया गया है, उस व्यक्ति को डीएनए परीक्षण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सही। ऐसा करना उसके सम्मान और खास तौर पर उसकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान है ना? बिल्कुल। और यहाँ अदालत सिर्फ एक प्रोसीजरल बात नहीं कर रही, अच्छा। वो एक गहरे संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित कर रही हैं। हाँ। मतलब निजता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, हाँ। वो यहाँ केंद्र में है। हाँ। कोर्ट का मानना है कि किसी के शरीर से जैविक नमूना लेना हाँ, वो तो है। एक गंभीर दखल अंदाजी है। हाँ। और इसे हल्के में मतलब सिर्फ एक आरोप के आधार पर सही नहीं ठहराया जा सकता। और इस तर्क को और मजबूती देने के लिए अदालत ने एक खास कानून का जिक्र किया है ना? हाँ, और ये इस पूरे मामले के आप कह सकते हैं कानूनी बुनियाद है। हाँ। अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 का हवाला दिया है। धारा 112? हाँ, ये धारा कानून में एक बहुत ही मजबूत धारणा जिसे प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी कहते हैं वो स्थापित करती है। हाँ, भाषा में मतलब कानून ये मानकर चलता है कि अगर किसी बच्चे का जन्म एक वैध विवाह के दौरान हुआ है, यानी जब पति पत्नी कानूनी तौर पर विवाहित हैं, तो उस बच्चे का पिता कानूनी रूप से पति ही माना जाएगा। अच्छा, पति ही माना जाएगा। हाँ, ये सिर्फ एक अनुमान नहीं है बल्कि एक प्रबल धारणा है। मतलब स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन। कानून बच्चे की वैधता को बहुत ऊंचा दर्जा देता है। तो ये धारणा इतनी मजबूत है कि इसे आसानी से चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब चैलेंज करना मुश्किल है। सही कहा, बहुत मुश्किल है। धारा 112 में इसे निर्णायक सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ तक कहा गया है। कंक्लूसिव प्रूफ। हाँ, यानी अगर ये साबित हो जाता है कि बच्चे का जन्म वैध विवाह के दौरान हुआ है, तो ये इस बात का निर्णायक सबूत माना जाएगा कि पति ही उसका पिता है। ओके। इसे केवल एक ही तरीके से गलत साबित किया जा सकता है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। ये दिलचस्प है कि कानून वैधता को पितृत्व से मतलब लेजिटिमेसी को पैटर्निटी से सीधे तौर पर जोड़ रहा है। इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, इसके पीछे कई गहरे सामाजिक और कानूनी कारण हैं। सबसे प्रमुख है बच्चे के हितों की रक्षा करना। बच्चे के हित? हाँ, कानून नहीं चाहता कि बच्चों को नाजायज ठहराए जाने के सामाजिक कलंक और कानूनी अनिश्चितताओं का सामना करना पड़े। सही बात है। धारा 112 का उद्देश्य पितृत्व को लेकर बार बार होने वाली जांचों और विवादों को रोकना है, ताकि बच्चे की स्थिति समाज में स्थिर और सुरक्षित रहे। ये बच्चे को एक सामाजिक पहचान और कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने का एक तरीका है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर कोई पति ये दावा करे कि वो बच्चे का पिता नहीं है, भले ही शादी चल रही हो, क्या तब डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है? हाँ, यहीं पर वो एकमात्र अपवाद आता है जिसका जिक्र मैंने पहले किया था। अगर कोई पक्ष, और आमतौर पर यह पति होता है, बच्चे की वैधता को चुनौती देना चाहता है और ये दावा करता है कि वो पिता नहीं है, तो सबूत का सारा भार मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ, वो उसी पर होगा। उसे सिर्फ शक या जैसे आपने कहा व्यभिचार का आरोप लगाना काफी नहीं है। तो उसे क्या साबित करना होगा? मतलब किस तरह का सबूत? उसे ये साबित करना होगा कि उसका पत्नी तक गैर पहुंच थी, नॉन एक्सेस। नॉन एक्सेस? हाँ, उस समय जब गर्भधारण संभव हो सकता था। और गैर पहुंच का मतलब सिर्फ भावनात्मक दूरी या मनमुटाव नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है निर्णायक रूप से ये साबित करना कि शारीरिक संपर्क संभव ही नहीं था। जैसे? कोई उदाहरण, जैसे मान लीजिए अगर पति उस पूरी अवधि के दौरान देश से बाहर था या जेल में था, या किसी ऐसी गंभीर शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त था जिससे संपर्क असंभव हो। ये एक बहुत ऊंची कानूनी बाधा है, इसे साबित करना आसान नहीं है। समझ गई। मतलब कानून सिर्फ शक की बिना पर बच्चे की वैधता पर सवाल उठाने की इजाजत नहीं देता। नॉन एक्सेस का बिल्कुल ठोस सबूत चाहिए। बिल्कुल। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हालिया अवलोकन में कहा
कि केवल व्यभिचार के आरोप के आधार पर डीएनए टेस्ट का आदेश देना, वो धारा 112 के तहत स्थापित इस मजबूत कानूनी धारणा और निजता के अधिकार दोनों का उल्लंघन होगा। दोनों का? हाँ, डीएनए टेस्ट को आप कह सकते हैं आखिरी उपाय के तौर पर देखा जाना चाहिए, न कि पितृत्व पर शक होते ही पहले कदम के रूप में। खासकर तब जब चुनौती का आधार सिर्फ व्यभिचार का आरोप हो, न कि गैर पहुंच का कोई पुख्ता दावा या सबूत हो। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि भारतीय कानून बच्चे की वैधता और व्यक्ति की निजता को अत्यधिक महत्व देता है। हाँ, बहुत ज्यादा। और सिर्फ व्यभिचार के आरोप के आधार पर डीएनए टेस्ट की मांग इन स्थापित कानूनी सिद्धांतों के खिलाफ जाती है। बिल्कुल। पितृत्व साबित करने या नकारने के लिए डीएनए टेस्ट का इस्तेमाल बहुत ही सीमित और कह सकते हैं असाधारण परिस्थितियों में, हाँ, रेयरेस्ट ऑफ रेयर कह सकते हैं, ठोस सबूतों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। हाँ, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देता है। क्या? कि एक तरफ कानूनी धारणाएं हैं जो समाज में स्थिरता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाई गई हैं, दूसरी तरफ व्यक्तिगत निजता का अधिकार है, और वहीं तीसरी तरफ डीएनए जैसी वैज्ञानिक तकनीकें हैं जो जैविक सच्चाई को उजागर कर सकती हैं। हाँ, ये तीनों चीजें हैं। इन तीनों के बीच सही संतुलन कैसे खोजा जाए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर कानून, समाज और विज्ञान को लगातार संवाद करते रहना होगा। बिल्कुल। खासकर जब तकनीकें और सामाजिक मान्यताएं भी बदल रही हों, तो ये संतुलन बनाए रखना हमेशा एक चुनौती रहेगी।